आज की जो कहानी है ये कर्नाटक के बेंगलुरु की है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम शकुंतला वासुदेव था। इनका एक बेटा था जिसका नाम संजय वासुदेव था और साथ ही शकुंतला की सास भी उनके साथ ही रहा करती थी जिनका नाम था शांता कुमारी, जिनकी आयु 70 वर्ष के आसपास थी। इस परिवार में कुल 3 लोग ही रहा करते थे। शकुंतला देवी के पति का देहांत कुछ समय पहले हो चुका था। इस वजह से परिवार की पूरी जिम्मेदारी शकुंतला खुद अकेले उठाया करती थी। वो एक नौकरी करती थी जिस पैसे से वो अपने घर बार को अच्छे से चलाया करती थी। किराए के मकान में रह रही थी। ये एक छोटा सा बहुत ही खुशहाल परिवार था। दादी, पोता और बहू साथ में मिलकर बहुत ही अच्छे से रहते थे। लेकिन परिवार में एक छोटी सी बात को लेकर अक्सर विवाद हुआ करते थे, अक्सर झगड़े हुआ करते थे और ये झगड़ा शकुंतला देवी के पति के देहांत के बाद बढ़ता चला गया। फिर भी शकुंतला देवी का एक बेटा संजय होने की वजह से उन्होंने बचपन से ही उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। उनका एक मकसद था कि उनके बेटे को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा आदमी बनाना है। उनका बेटा पढ़ने में इतना ज़्यादा अच्छा था कि संजय के जो मार्क्स थे 10वीं और 12वीं में वो 90% से ऊपर बने थे। इस वजह से शकुंतला देवी अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई कराकर एक अच्छा भविष्य बनाने की ओर हमेशा प्रेरित करती रहती थी। जैसे ही संजय 12वीं पास करता है वैसे ही उसका जो इंटरेस्ट होता है वो एस्ट्रोनॉट बनने की दिशा में होता है। 12वीं पास करने के बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेता है। एक छोटी सी परिस्थिति से उनकी पूरी खुशहाल परिवार की जो जिंदगी थी वो किस तरह से बदल जाती है, आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। शकुंतला के परिवार में इनकी सासू माँ हमेशा एक बात को लेकर के परेशान रहा करती थी और पोते से और अपनी बहू से लड़ाई भी किया करती थी। वैसे तो शकुंतला देवी एक पुराने ख्यालात की महिला थी। हर एक व्यक्ति से इनका अच्छा व्यवहार था। अड़ोसी पड़ोसी से भी काफ़ी अच्छे से बात किया करती थी। लेकिन एक परेशानी ये हमेशा इनके साथ रहती थी कि ये बाहर से बनी हुई कोई भी चीज़ खाना पसंद नहीं करती थी और अक्सर शकुंतला देवी जो जॉब किया करती थी, इनका बेटा संजय एक कम उम्र का लड़का होने की वजह से ये बाहर से कई बार खाना पैक करवा के मंगवा लिया करते थे। कई बार शकुंतला के पास समय नहीं हुआ करता था जिसकी वजह से ये बाहर से ही खाना मंगवा कर खाया करते थे। इस बात से उनकी दादी शांता कुमारी हमेशा ही परेशान रहा करती थी और लड़ाई किया करती थी। अक्सर ही बाहर से खाना आया करता था और इस पे दादी बहुत ऐतराज करती थी। पोते से भी और अपनी बहू से भी बहुत लड़ाई झगड़े किया करती थी। इस लड़ाई झगड़े का कारण पड़ोसियों को भी पता था। इस वजह से पड़ोसी भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे और वो एक तरह से इस मामले को बहुत हल्के में लिया करते थे। सबको पता था कि लड़ाई किस वजह से हो रही हो। कुछ इसी प्रकार से इस परिवार का गुजर बसर चल रहा था। अगस्त 2016 का महीना आता है और शांता कुमारी अचानक से अपने घर से गायब हो जाती हैं। जब अड़ोस पड़ोस के लोग पूछना शुरू करते हैं शकुंतला से कि उनकी सासू माँ कहाँ है, तब शकुंतला देवी बताती हैं कि कर्नाटक में ही उनका देवर भी रहता है जहाँ पे उनकी माँ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए चली गई हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, महीने दर महीने बीतने लगते हैं और अब फरवरी 2017 का महीना आ जाता है। लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और शांता कुमारी वापस लौट के शकुंतला के पास नहीं आती है। लेकिन अड़ोस पड़ोस के रहने वाले लोगों को कभी कोई शक नहीं होता है कि वो कहाँ गई है, वो किस परिस्थिति में है, क्योंकि शकुंतला ने सभी को बता रखा था कि वो अपने फैमिली मेंबर के पास ही हैं। हमारे फैमिली के जो छोटे भाई हैं उनके पास ही अच्छे से रह रही हैं। इस बात पे सभी लोग सोचा करते थे कि हाँ, ये बहुत आम बात है और ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं था। जो लैंडलॉर्ड थे, एक दिन अचानक से शकुंतला उनसे कुछ कर्जा मांगती है और ये कर्जा लगभग 2 लाख के आसपास वो मांग रही थी। तारीख था 2 फरवरी 2017 का। जो मकान मालिक थे उनके लिए ये बहुत आम बात थी, क्योंकि शकुंतला एक बहुत ही व्यवहारिक महिला होने की वजह से वो अपने मकान मालिक से जब भी कर्जा मांगा करती थी, मकान मालिक उसे दे दिया करते थे और बाद में शकुंतला उस पैसे को वापस भी कर देती थी। अब जब 2 फरवरी के 2017 के दिन वो पैसे की डिमांड कर रही थी तो मकान मालिक को भी लगता है कि शायद वो किसी परेशानी में है, क्योंकि इकलौती वही इस घर का देखभाल किया करती थी। इस वजह से मकान
मकान मालिक ने कहा कि 2 लाख तो नहीं, 50,000 रुपये में मैं तुम्हें अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ और बाकी के जो पैसे हैं वो 1-2 दिन में तुम ले लेना। शकुंतला ने वहाँ पे हाँ बोल दिया और इसके बाद 50,000 रुपये उसके मकान मालिक ने उसको ट्रांसफ़र कर दिया। 2 फरवरी की ये पूरी बात है। इसके बाद 3 फरवरी को अचानक से बेटा और माँ यानी कि शकुंतला और उनका बेटा संजय दोनों ही बैग पैक करते हैं और शाम के समय घर में ताला लगाकर उन्होंने मकान मालिक को कुछ बहाने से बता दिया था, जिसकी वजह से मकान मालिक को भी लगता है कि हाँ वो कुछ दिन में वापस आ जाएंगे। आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि शकुंतला हो सकता है कि 6 महीने पहले से जो सासू माँ उसी के घर में उनके देवर के पास रहने गई है, तो शायद शकुंतला और उसका बेटा भी वहीं गए होंगे। इस वजह से कभी किसी को शक नहीं होता है। लेकिन शकुंतला जिस समय को तय करके इस घर से निकली थी और अपने मकान मालिक को बोल के गई थी, इस समय पर वो घर वापस जब नहीं आती है तब लोगों को थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है। महीने दर महीने बीतने शुरू हो जाते हैं और मई का महीना आ जाता है। 7 मई 2017 के दिन मकान मालिक शकुंतला के घर के यानी लैंडलॉर्ड ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। शकुंतला का जो किराए का मकान था वो नीचे के फ्लोर पे था। घर में जो मोटर लगी हुई थी पानी की, उसका चालू और बंद करने का स्टार्टर का एक पूरा सेटअप बना रखा था जो शकुंतला के ही घर के पास ही था। अब लैंडलॉर्ड के पास उसकी एक चाबी भी थी। लैंडलॉर्ड अक्सर जब से शकुंतला गई थी वो अपना काम करते थे, पानी वगैरह भरा करते थे और जा करके उस मोटर घर को खोलकर और मोटर चालू करके और फिर बंद करके उसे ताला लगाकर आ जाया करते थे। जब शकुंतला थी तब वो ये काम आराम से कर लिया करती थी। उस समय तक कभी भी मकान मालिक को मोटर चालू या बंद करने की जरूरत खुद से नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से शकुंतला गई थी और जब से वो मोटर घर की ओर जाना शुरू कर रहे थे तब उन्हें एक अजीब सी बदबू शकुंतला के घर से महसूस होना शुरू हो जाती थी। स्टार्टिंग में ये बदबू काफी कम आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे पड़ोसियों के द्वारा भी जब शिकायत बढ़ने लगा कि आपके घर से शकुंतला के घर की तरफ से कुछ अजीब सी महक आ रही है, तब उस समय मकान मालिक का दिमाग खटकता है। अब पूरे शकुंतला को गए हुए 3 महीने हो चुके थे। मई का महीना आ चुका था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस महीने में कुछ ऐसे न्यूज़ और कुछ ऐसे आर्टिकल मकान मालिक ने पढ़ रखे थे जिसके बिना पे मकान मालिक को शक भी हो रहा था। इस मकान मालिक का नाम नवीन था। उसे लग रहा था कि बहुत दिनों से उसकी दादी भी गायब थी, अब शकुंतला भी गायब है, उसका नंबर भी स्विच ऑफ है। तो शायद हो सकता है कि कुछ अजीब सी बात हो, क्योंकि इस दौरान उसने ऐसे कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रखे थे जहां पे मर्डर के बाद लाश को ठिकाने लगाए गए थे और ऐसे आर्टिकल की वजह से ही उसके दिमाग में भी एक शक दौड़ता है। शक की सुई जब बढ़ जाती है और बदबू जब बहुत तेज हो जाती है, अब वो निर्णय लेता है नज़दीकी पुलिस थाने पे सूचित करने की कि उनके घर में किराए से रहने वाली एक औरत भी गायब है और उनके घर से बदबू भी आ रही है। वो एक समझदार मकान मालिक था, इस वजह से उसने ताले को खुद तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद पुलिस के कंट्रोल रूम में जैसे ही ये जानकारी पहुंचती है, पुलिस की पूरी टीम नवीन के घर पे आ जाती है। नवीन के घर पे आने के बाद वो शकुंतला के गेट के मेन गेट पे जो ताला लगा होता है उसे तोड़ती है, घर के अंदर जाती है। बदबू शकुंतला के घर से ही आ रही थी। घर का थोड़ा मुआयना किया जाता है, हर एक चीज को चेक किया जाता है। हर एक चीज ऐसी ही थी जैसे वो शकुंतला छोड़ के गई थी। कुछ सामान वो अपने साथ ले गई थी, कुछ सामान अभी भी वहीं पे थे। पुलिस को लगता है शुरुआती जांच में कि यहाँ पे कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है और ये जो बदबू है वो काफी आम बात है, घर बंद होने की वजह से आ सकती है या घर में कोई चूहा वगैरह तो नहीं मर गया है, क्योंकि बंद घर है, इस वजह से ये कारण हो सकता है। नवीन को पुलिस वालों ने कहा भी कि आप ठीक से जांच पड़ताल कर लीजिए, शायद ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई जानवर हो घर में मरा पड़ा जिस वजह से बदबू आ रही हो। अब नवीन पूरी तसल्ली से घर की तलाशी करता है, हर एक कोना जाकर छान लेता है। उसे कोई भी एक छोटी सी भी चीज ऐसी नहीं मिल रही थी जहां से तेज बदबू आ रही हो या जिसकी वजह से बदबू आ रही हो। अब पुलिस वाले भी सोचते हैं कि ये मामला कुछ ज्यादा खास नहीं है और वो भी घर से बाहर निकलने का रुख अपना लेते हैं। लेकिन नवीन के मन में एक जो शक की सुई थी, इसके आधार
आधार पे वो फिर से एक बार अपने घर का मुआयना करता है और जब घर में वो घूमता रहता है तो एक कमरे में पहुंचता है। इस कमरे में एक बहुत बड़ी अलमारी हुआ करती थी जो कि इस घर को बनाने के दौरान ही बनाई गई थी और जो अलमारी दीवार से लगी हुई थी। दीवार के सहारे जो ये अलमारी थी जिस जगह पे थी वहां पे दिखाई नहीं देती है, वहां पे सीमेंट का एक बहुत बड़ा सा लेप लगा हुआ। इस दीवार पे जो अलमारी बनी हुई थी वो दिखाई नहीं दे रही थी, वो पूरे तरह से ढकी हुई पैक सीमेंट से दिखाई दे रही थी। अब इस वजह से पुलिस वालों को नवीन बताता है कि यहाँ पे एक अलमारी थी जो कि काफी गहरी थी और इससे शायद बंद कर दिया गया है। इस सीमेंट का जो लेप लगाया गया है जिससे इसको पूरा पैक किया गया है वो बहुत ज्यादा पुराना दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस वालों को पहले नजर में लगता है कि शायद यहाँ पे कोई ऐसी अलमारी होगी जिसको वो किराएदार लेके गए होंगे साथ में, लेकिन जब नवीन इस तरह से बताता है कि वो अलमारी को कहीं पे भी खिसकाया भी नहीं जा सकता है, वो सीमेंट से बनी हुई अलमारी है और वो दीवार में ही बनी हुई थी। इसके बाद जब पुलिस करीब से जाकर छानबीन करना शुरू करती है तो वहां से बहुत तेज बदबू भी आ रही थी और साथ ही साथ जो ढका गया था इस अलमारी को बाहर से वो काफी ताजा ताजा सीमेंट का पूरा लेप लग रहा था, यानी कुछ महीने ही बीते थे ऐसा अलग से ही दिखाई दे रहा था। अब पुलिस अपने पूरी टीम की मदद से इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही दीवार को तोड़ा जाता है दीवार के पीछे एक अलमारी जो थी जो अब तक छुपी हुई थी वो सामने आ जाती है। अलमारी के अंदर नीले रंग का एक डब्बा दिखाई देता है और इस डब्बे को अब जब बाहर निकाला जाता है तो इसके ऊपर चारकोल का लेप लगा था, साथ ही इसको सीमेंट से अच्छे से पैक किया गया था। इसका जो ढक्कन था उस पे भी सीमेंट अच्छे से लगा दिया गया था। अब इस ढक्कन को तोड़ने के लिए सारे उपाय किए जाते हैं। इस ढक्कन को खुलवाया जाता है। जैसे ही ढक्कन को खुलवाया जाता है सबके होश उड़ जाते हैं। बदबू जो आ रही थी वो और अधिक तेज हो जाती है। इस डब्बे के अंदर एक सड़ी गली लाश दिखाई देती है जिसको पुलिस बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए तुरंत भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम के लिए इधर जो डब्बे से बरामद लाश थी उसे भेजा जाता है और इस घर को सील कर दिया जाता है। इसके बाद अब पुलिस आगे की मर्डर इन्वेस्टिगेशन करती है, सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। मकान मालिक के भी, नवीन के भी जो बयान थे उसे दर्ज किया जाता है। आस पड़ोस के जो लोग थे उनसे भी बयान लिए जाते हैं। सारे ही लोगों का कहना था कि इस घर में एक बुजुर्ग महिला थी जो पिछले 6 महीने से गायब थी और उसी के कुछ दिन के बाद इसके घर में रहने वाली शकुंतला देवी जो घर की मुखिया थी वो भी संदेहास्पद तरीके से गायब हो गई। इसके बाद जो गांव था, गांव का नाम जो था जहां पे उसने शकुंतला ने बताया था कि मेरे देवर के घर मेरी सासू माँ गई है रहने, उस गांव का नाम भी अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग जानते थे क्योंकि जो दादी माँ थी वो बातें किया करती थी अड़ोस पड़ोस में, तो उन्होंने कभी बताया होगा। अब इस आधार पे गांव के पते पे पुलिस पहुंचती है, वहां जाकर पूछताछ करती है कि क्या यहाँ शकुंतला या फिर उनका बेटा संजय या फिर यहाँ पे शांता कुमारी आई थी। तो परिवार वाले भी बताते हैं कि कई महीनों से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और उन्हें हम भी ढूंढ रहे हैं। इसके बाद अब पुलिस को पक्का शक हो जाता है कि वो जो डेड बॉडी है वो कहीं ना कहीं शांता कुमारी की हो सकती है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता लगता है कि 70 वर्षीय ये महिला है जिसकी ये बॉडी है और इस महिला का गला दबा करके इसकी हत्या की गई है। अब इसके बाद पुलिस को ये समझ आ गया था कि जो दादी है वो इस दुनिया में नहीं है और हो सकता है कि इसका कातिल इसकी बहू या पोता हो सकता है, जिस वजह से इस घर को उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो घर से निकल गए। इस बिना पे अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है अब लैंडलॉर्ड की मदद से और पड़ोसियों की मदद से शकुंतला और उनके बेटे संजय का नंबर पता लगता है। पुलिस के पास जब ये नंबर आता है तब उसकी CDR और कॉल डिटेल्स को खंगालने की पुलिस कोशिश करती है। जब ये चेक कर रही थी तब इसमें एक नंबर जिस पे लगातार अगस्त के महीने में बात हुआ था ये नंबर हाईलाइट होता है और इस नंबर की डिटेल्स निकलवाई जाती है। जब इस नंबर की डिटेल निकलवाई जाती है तो पता लगता है कि ये जो नंबर है वो नंदीस नाम का एक लड़का है जिसका है। नंदीस को भी पूछताछ के लिए पुलिस अपने थाने बुलाती है। उसके बाद नंदीस से पूछताछ करती है और जब सख्ती से पूछताछ किया जाता है तब नंदीस बताता है कि उसका दोस्त संजय उसी के साथ पढ़ाई किया करता था, उसका दोस्त है और उसने अपनी दादी का कत्ल किया था। कत्ल के बाद उसकी बॉडी को वो ठिकाने लगाना चाहता था जिसमें उसने नंदीस की मदद मांगी थी। नंदीस से उसने
जो सीमेंट था वो मंगाया था, और जो अलमारी थी उसको पैक कराने में या फिर उसको जिस तरह से चाहता था संजय उस तरह से मदद लेने में नंदिश को घर बुलाया था। और बस इतना ही वो जानता था, क्योंकि उसने मर्डर कैसे किया क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें उसको पता नहीं थी। उसने बस अपने दोस्त की छोटी सी मदद की थी। नंदिश का ऐसा बयान था। इसके बयान के आधार पे अब संजय के नंबर को ट्रेस किया जाता है, लेकिन संजय का नंबर जो था वो प्रेजेंटली स्विच ऑफ बता रहा था। साथ ही शकुंतला का भी नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब साल बीतते चले जाते हैं और इधर दो बेटे और माँ जो कातिल थे उनका पता नहीं चल पा रहा था। 2017 में ये मामला पुलिस के सामने आया था। अब 2019 आ जाता है, कोरोना काल लग जाते हैं और कोरोना पैंडेमिक में सारे ही केसेस जो थे वो पेंडिंग में हो जाते हैं। लेकिन फिर भी 5 सालों के बाद 2017 का यह मामला था। जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है 2021 के वक्त में सारे ही पेंडिंग केसेस की जब जांच पड़ताल हो रही थी, फिर से नए तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जितने भी पेंडिंग केसेस थे उसको लेकर चल रही थी। तब ये मामला फिर से सामने आता है पुलिस के, और ये जो पेंडिंग केस था फिर पुलिस इस पे काम करना शुरू करती है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था इन माँ और बेटे को ढूंढने का। पुलिस के कुछ अधिकारी अपना दिमाग काफ़ी तेज़ी से लगाते हैं और नंबर जो बंद था, अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि 5 साल हो चुका है, ये कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपाकर काफ़ी नॉर्मल लाइफ तो जी ही रहे होंगे, और आइडेंटिफिकेशन यूज़ करके कहीं ना कहीं अपनी आईडी तो लगाई ही होगी, चाहे बैंक अकाउंट को ओपन कराने में, चाहे कहीं पे किराए पे घर लिया होगा तब लगाया होगा, कहीं ना कहीं इसने अपनी आईडी तो यूज़ की होगी। अब इस बिना पे जो संजय था उसकी आईडी जो थी, जो उसने लैंडलॉर्ड को दी थी, उसकी कॉपी निकलवाई जाती है और इसे आसपास कर्नाटक के सभी क्षेत्र में भेज दिया जाता है कि इस आईडी से कहीं पे भी कुछ भी एक्टिवेशन हुआ है तो उसकी जो पूरी जानकारी है वो कर्नाटक के बेंगलुरु के पुलिस के पास पहुंचाई जाए। इसके बाद पुलिस के पास एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगती है। एक जानकारी मिलती है कि इस आईडी से संजय नाम की जो आईडी की फोटो सारी ही जगह सर्कुलेट करवाई थी पुलिस की टीम ने, उस आईडी से एक बैंक अकाउंट ओपन कराया गया है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। और इस आईडी से जो बैंक अकाउंट ओपन कराया गया था उसमें पूरा पता भी कोल्हापुर के जिस शख्स का ये आईडी था उसका पता भी वहाँ पे मेंशन था। अब पुलिस की पूरी टीम निकलती है कोल्हापुर की तरफ, महाराष्ट्र, और जा करके इस आईडी पे दिए गए पते पे पहुंच जाती है। जैसे ही इस पते पे पहुंचती है, घर का गेट खुलवाती है, सामने माँ और बेटे दोनों ही खड़े होते हैं। अब इन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके इन्हें फिर कर्नाटक के बेंगलुरु लाया जाता है। अब इनसे पूछताछ की जाती है कि इन्होंने क्या किया था और क्यों ये कर्नाटक से महाराष्ट्र की तरफ गए थे और उनकी मदर इन लॉ शकुंतला की कहाँ है। तब यहाँ से खुलकर एक कहानी सामने आती है। जो संजय था वो बताता है कि अगस्त का महीना था। अगस्त के महीने में मैं शाम को कोचिंग से पढ़ के आ रहा था। आते वक्त रास्ते से उसने गोभी मंचूरियन एक डिश होती है जिसको पैक कराया था। घर पे जाकर वो इसे खाना चाहता था, लेकिन इसे जैसे ही वो घर ले जाता है वैसे ही उसकी जो दादी होती है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होकर चिल्लाने लगती है और लड़ाइयाँ करने लग जाती हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि पहले तो शकुंतला बीच बचाव के लिए आती है, लेकिन जब दादी शकुंतला से भी काफ़ी लड़ने लग जाती है तब इस बात से पोता काफ़ी नाराज़ हो जाता है और नाराज़ होकर दोनों ही शांता कुमारी से हाथापाई करने लग जाते हैं। और इस दौरान जो संजय था उसका गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि वो दोनों ही हाथों से अपनी दादी का, शांता कुमारी का गला दबाने लगता है। जब तक वो गला दबाता ही रहता है जब तक कि शांता के हाथ पांव ढीले ना हो जाए, और जब उसकी मौत हो जाती है तब दोनों को अब एहसास होता है, शकुंतला और संजय को, कि अब उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। दादी की हत्या कर दी है, लेकिन अब इस बॉडी का वो
क्या करेंगे, तो दोनों बैठकर प्लानिंग करना शुरू करते हैं। पहले वो सोचते हैं कि 70 साल की दादी है, सुबह सुबह इनकी बॉडी को जा करके जला देते हैं, जो भी क्रियाक्रम है वो कर देते हैं। लेकिन फिर उन्हें शक और काफ़ी ज़्यादा डर ये लग रहा था कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता लगेगा तो वो शक करेंगे, पूछेंगे, और साथ ही अगर परिवार वालों को बता देते हैं तो वो भी यहाँ आ जाएंगे, और दादी को देखने के बाद, उनके गले के निशान को देखने के बाद हम शायद पकड़े जा सकते हैं। इस वजह से उन्होंने अब दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने सोचा कि इस बॉडी को ले जाते हैं और ले जाकर के चुपके से कहीं पे फेंक के आ जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें ये डर लग रहा था कि कभी किसी को लाश के बारे में पता लग जाएगी तो डायरेक्टली पुलिस हमें आकर पकड़ सकती है। इस वजह से अब इनका ध्यान इनके घर में बनी हुई उस अलमारी पे जाता है, जहाँ पे अब उन्होंने इस प्लान को, इस साजिश को अंजाम देने का सोचा। घर में ड्रम रखा हुआ था, अब उसमें दादी की लाश को पैक करते हैं। अपने दोस्त की मदद से अलमारी और डब्बे के ऊपर चारकोल का लेप लगाते हैं और फिर सीमेंट से इसको टाइटली पैक कर देते हैं। एक छोटा सा उन्होंने छेद भी नहीं छोड़ा था जहां से कुछ महक बॉडी के सड़ने के बाद बाहर आए। कुछ दिन इसी घर में वो बिताते हैं। अगस्त का ये पूरा मामला है और वो फरवरी तक इसी घर में रहते हैं। लेकिन जब बदबू तेज आने लगती है घर के अंदर से और उनका डर बढ़ने लगता है, तब ये माँ बेटे दोनों ही घर छोड़ने का फैसला लेते हैं। जब ये घर छोड़ने का फैसला ले रहे थे, इनके पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से शकुंतला देवी अब अपने लैंडलॉर्ड को भी चूना लगाने का सोचती हैं और एंड टाइम पे 2 लाख रुपए की मांग करती हैं। 50,000 रुपए जैसे ही उनके बैंक अकाउंट में आते हैं, उनके पास टाइम काफ़ी कम था, इस वजह से वो घर से निकल जाते हैं। दोनों माँ बेटे भटकते भटकते महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंच जाते हैं और इस तरह से वो काफ़ी गोपनीयता से अपनी आइडेंटिफिकेशन को छुपाकर वहाँ पे रह रहे थे। 5 साल उन्होंने इस तरह से काटी थी कोल्हापुर में। उसके बाद भी जब पुलिस की इतनी सूझबूझ से वो पकड़े जाते हैं तो देश प्रदेश में जितने भी लोग थे वो सब इस प्रकरण को सुनकर, इस पूरे मामले के इन्वेस्टिगेशन को सुनकर हैरान रह जाते हैं कि 5 साल के बाद भी पुलिस के सूझबूझ से एक कातिल पकड़ा जाता है। जब माँ बेटे कोल्हापुर पहुंचे थे, तब जो संजय था, ये अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो एक इंजीनियर और एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, वो अपने भविष्य को अंधकार में डाल के घर की जिम्मेदारियों को खुद के कंधे पे उठाता है और एक कंपनी में सप्लायर की नौकरी करने लग जाता है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद ये ज़रूर समझ आता है कि गुस्से पे काबू करना, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। एक बहुत ही अच्छे भविष्य को बनाने की ओर संजय का जो रुझान था वो कहीं ना कहीं दब के रह जाता है। एक छोटे से गुस्से की वजह से जो इतना बड़ा उससे अपराध होता है, उसने उसकी पूरी ज़िंदगी, पूरा भविष्य अंधकार में डुबा दिया। अब दोनों ही माँ बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं और दोनों को ही जेल भेज दिया गया है और इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो अदालत में चल रहा है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और आप ऐसी ही कहानियां डेली सुनना चाहते हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना पूरा ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।